हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स तक हमने एक्सरसाइज 6.5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो जस्ट आपका लास्ट एक्सरसाइज बाकी है 6.6, जहां पर हम स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्टली आपको यहां पर पता चलेगा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कहां पर अप्लाई करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज सम्स, हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका स्टडी कर लेंगे। और जो सॉल्व एग्जाम्पल आपको दिया है एक्सरसाइज 6.6 से रिलेटेड, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा तो आपका अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया। आपको मालूम है एज द टाइम पासेस द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया विल ऑल्सो इंक्रीज। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया है, या हम उसे पॉपुलेशन बोल सकते हैं, वो भी इंक्रीज होते जाएगा। अगर आप सिंपल ह्यूमन पॉपुलेशन का एग्जांपल लोगे तो जैसे ही टाइम आपका बढ़ते जाएगा वैसे ही जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज होते जा रहा है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन हम अप्लाई करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ द पॉपुलेशन P, पॉपुलेशन को हमने कैपिटल P से ले लिया है, इंक्रीजेस एट टाइम T लिया है हमने, then the rate of change of population P is proportional to the population present at that time. The rate of change of population with respect to time is always proportional to its original population. अब ये तो स्टेटमेंट है। अब इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा है P इज़ द पॉपुलेशन एट अ टाइम T। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा dP अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑलवेज हम टाइम T लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन यानी कि dP अपॉन dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, दैट मीन्स ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो हम यहाँ पर कैपिटल P लिखेंगे। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा, देखो आपका dP अपॉन dt इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, K इंटू P मिलेगा, वेयर K इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और यहाँ पे ऑलवेज K आएगा, प्लस पॉजिटिव K आएगा, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव K आएगा, और अगर डिक्रीज होगा जैसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे ही टाइम पास होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीज होते जाता है डे बाय डे, तो वहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो माइनस K में आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रोथ रहेगा तो प्लस K आपको लिखना है। सो K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये देखो आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक P है और एक T है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होने के बाद हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होता है, और आपको पता है कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक बार वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हम इंटीग्रेशन से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं देखो वेरिएबल सेपरेट करता हूँ। यहाँ पर आपको dP दिया हुआ है, तो मैं P को यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो P अपॉन में हो जाएगा, और ये dt को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, K इंटू देखो dt मिलेगा। वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया, यानी कि dP के साथ में P का फंक्शन आ गया, और ये dt देखो आपका सेपरेट हो गया। एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गया, अब हम इंटीग्रेटिंग का रूल अप्लाई करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन P इंटू डी पी इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा k इंटू डी टी। अब आपको 1/p का इंटीग्रेशन मालूम है, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है log ऑफ मॉड ऑफ x, सेम वे 1/p का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू p आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ मॉड, नहीं लिखा तो भी चलेगा, log p, दिस इज इक्वल टू k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 इंटू डी टी। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो t आएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे के टी प्लस सी हो जाएगा। तो ये देखो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। log p है तो बेस नेचुरल बेस रहेगा, e रहता है, वो आपको दिया नहीं है तो नेचुरल बेस e रहेगा। तो अगर मैं log का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ये देखो मैं पूरा ब्रैकेट में रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेस e रहता है log का, तो अगर मैं लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा या मैं अगर डेफिनेशन यूज़ करूँगा लॉगरिथम का, तो ये log फॉर्म को मैं इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये log के बाद जो टर्म है वो लिखना है आपको p इक्वल टू ई बेस में, तो ये ई बेस में रहेगा और राइट हैंड साइड का ये पूरा टर्म ई के पावर में चला जाता है, बिकॉज दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम है या तो आपको पता ही है, बिकॉज दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम जो कि आपको मालूम है। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन होगा, ये हो जाएगा देखो आपका p इक्वल टू ई रेस टू, हम यहाँ पे लिखेंगे के टी इंटू ई रेस टू सी। हाँ, मैंने यहाँ पे रूल ऑफ इंडाइसिस यूज़ किया है, मतलब ये सेपरेट कर दिया मैंने, पावर को स्प्लिट कर दिया। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, p इक्वल टू ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी। तो e कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो e रेस टू c को मैं अनदर कांस्टेंट, मैं इसे देखो c1 अज्यूम कर लेता हूँ। तो ये देखो सिंप्लीफिकेशन हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जनरल सॉल्यूशन है बिकॉज हमें यहाँ पर कांस्टेंट c1 का वैल्यू और k का वैल्यू पता नहीं है। सो दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जनरल सॉल्यूशन को यूज़ करके हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने आपको बेसिक बताया है, बट जब हम सम सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली आपको समझेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो हम कैसे यूटिलाइज यानी कि कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। सो दिस इक्वेशन गिव्स द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ विच गिव्स, हाँ यहाँ पे लिख सकते हो विच गिव्स पॉपुलेशन, विच गिव्स पॉपुलेशन एट एनी टाइम, एट एनी टाइम टी, ठीक है, विच गिव्स द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। तो आप ध्यान में रखो ये कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन ग्रोथ का कैसे हम यूटिलाइज करते हैं वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.6 से रिलेटेड जो सॉल्व एग्जाम्पल आपको दिया है पहले वो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के सम्स को स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजिंग एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 40,000 to 60,000 इन 40 years, what will be the population in another 20 years, ठीक है। यानी कि जो इनिशियल पॉपुलेशन है एट अ टाइम टी वो कितना दिया है, देखो यहाँ पे 40,000, बट 40 years के बाद पॉपुलेशन हो गया आपका 60,000 हो गया। तो यहाँ पर पूछा है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 years, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन पी से स्टार्ट करेंगे, तो आई विल राइट हियर लेट, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट पी बी द पॉपुलेशन, लेट पी बी द पॉपुलेशन एट, हाँ पी बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम, हम यहाँ पे टी अज्यूम कर लेते, ठीक है। लेट पी बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी, और आपको मालूम है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन एट टाइम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डी पी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब इसके बाद कैसे करना है आपको मालूम है, इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू पी, वेयर के इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब हम वेरिएबल सेपरेट करके पहले इसे इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। सो दिस आई कैन राइट, देखो यहाँ पर डी पी एज इट इज़ रहेगा, p यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर के ये डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो हो जाएगा आपका k और ये इंटू डी टी यहाँ पर हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो गया, अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो
इंटीग्रेटिंग, हाँ, सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/p इनटू, ये देखो आपका dt हो जाएगा, k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर 1 इंटू dt ले सकते हो आप। तो 1/p का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू p आपको मालूम है ये होता है log p इज इक्वल टू k इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो हम यहाँ पे लिखेंगे kt और प्लस c आपको लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखो जनरल सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये देखो लॉग फॉर्म में है तो हम लॉगरिथम का डेफिनेशन यूज़ करके हम इसे इंडेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका p इज इक्वल टू बेस में e है तो e हो जाएगा और राइट हैंड साइड का टर्म पूरा आपका पावर में चला जाएगा e के, तो ये हो जाएगा के टी प्लस सी दिस वे। और थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, पावर को मैं स्प्लिट करता हूँ, सो दिस विल बी p इक्वल टू ई रेज टू के टी सेपरेट हो जाएगा इनटू देखो आपका ई रेज टू सी हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट p इज इक्वल टू ई रेज टू के टी इंटू ई रेज टू सी को मैं कोई दूसरा कांस्टेंट अज्यूम कर सकता हूँ। सपोज मैंने उसे ले लिया है a, यहाँ मेंशन कर दो वेयर ई रेज टू सी इक्वल टू a, हमने ये अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो ये देखो आपका हो गया सिंप्लीफाइड हो गया सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज लेटर ऑन हम इसे यूटिलाइज करने वाले हैं। अब हम इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 40,000 टू 60,000 इन 40 ईयर्स। तो इनिशियल जो पॉपुलेशन है वो कितना दिया है हमें, 40,000 दिया हुआ है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन, हम लिखेंगे पॉपुलेशन p इक्वल टू 40,000 ना, जो भी एंट्रीज है वो 1000 में है ये। तो व्हेन द पॉपुलेशन p इक्वल टू 40,000, टाइम ड्यूरेशन हम t इक्वल टू 0 लेंगे, हाँ, बिकॉज ये इनिशियल कंडीशन है। तो ऑलवेज हम लोग स्टार्टिंग जो टाइम है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो एट अ टाइम t इक्वल टू 0 पॉपुलेशन कितना दिया है क्वेश्चन में आपको 40,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो p इक्वल टू 40 और t इक्वल टू 0 हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ से हमें a का वैल्यू मिलेगा। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 p का वैल्यू 40 पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू k इंटू टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे इंटू a, तो एज इट इज़ रहेगा। सो दिस 40 इक्वल टू ई रेज टू k इंटू 0, 0 हो जाएगा इंटू a, और आपको पता है दिस विल बी 40 इक्वल टू एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1, तो ई रेज टू 0 1 होगा, तो ये देखो आपका a का वैल्यू आ जाएगा। इसे आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर 2, a का वैल्यू आपको 40 मिल गया है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 40,000 टू 60,000। तो अभी पहले इनिशियल कितना था पॉपुलेशन, 40,000 था, और अभी पॉपुलेशन कितना हो गया, वो 60,000 हो गया है। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ व्हेन पॉपुलेशन p बिकम्स हाउ मच 60,000। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 40,000 टू 60,000 इन हाउ मेनी ईयर्स, इन 40 ईयर्स। तो व्हेन p इक्वल टू 60, t इक्वल टू कितना दिया है आपको यहाँ पर 40 ईयर्स दिया हुआ है। तो p का वैल्यू 60 और t का वैल्यू 40, अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व करेंगे, यानी कि जो कुछ भी आपको सॉल्यूशन आएगा इक्वेशन नंबर 1 को ही यूटिलाइज करके आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 p का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 इक्वल टू ई रेज टू k इंटू टी का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू देखो यहाँ पर 40 दिया हुआ है और इंटू a लिखा हुआ है, और a का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो मैं वही लिख देता हूँ। सो दिस विल बी 60 इक्वल टू ई रेज टू, ये हो जाएगा आपका देखो 40 इंटू के इंटू a का वैल्यू हमें कितना मिला है 40 मिला हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। हाँ, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये मिला हुआ है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका 60 अपॉन 40 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू 40k हो जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 3/2 इक्वल टू ई रेज टू 40k मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से मिल गया हमें 3/2 इक्वल टू ई रेज टू 40k। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। ठीक है, अब लास्ट का कंडीशन हमें यूज़ करना है, यानी कि जो क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स। दैट मीन्स आपको पॉपुलेशन पूछ रहा है p इन अनदर 20 ईयर्स। 40 ईयर्स में पॉपुलेशन कितना बता रहा है आपका, देखो यहाँ पे
40 ईयर्स में पॉपुलेशन 60 ईयर्स बता रहा है, तो अनदर 20 ईयर्स में कितना हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर टी का वैल्यू आपको मेंशन किया है 40 + 20, दैट मीन्स अनदर 60 ईयर्स में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, ऐसा आपको पूछ रहा है। तो व्हेन t इक्वल टू 60 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो सेम थिंग हमें करना है, t का वैल्यू 60 अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है सब आपको इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर व्हेन t इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देखो आपका यहाँ पर है, तो p का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, p का वैल्यू p तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू e रेज टू k इंटू टी का वैल्यू भी 60 है, तो ये हो जाएगा e रेज टू 60k हो जाएगा, और इंटू a का वैल्यू आपको पता ही है इक्वेशन नंबर 2 से, देखो यहाँ पर 40 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40, दिस देखो ये e रेज टू 60k है। तो e रेज टू 60k को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज हमें इक्वेशन नंबर 3 से e रेज टू 40k को यूटिलाइज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये p आपका एज इट इज़ रहेगा, e रेज टू 60k है ना, तो मैं इसे e रेज टू 40k लिख देता हूँ, और देखो यहाँ पे होल पावर जो है ना आप लिख सकते हो 3/2, और ये इंटू 40 ऐसे ही रहेगा, समझा रहेगा आपको, बिकॉज e रेज टू 40k होल रेज टू 3/2 है, तो पावर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 40k डिवाइड बाई 2 तो 20k हो जाएगा, 20 इंटू 3 देखो 60k आ जाएगा। तो जस्ट हमने e रेज टू 60k का मॉडिफिकेशन किया है, e रेज टू 40k होल रेज टू 3/2, ठीक है। सो दिस आई कैन राइट, ये हो जाएगा देखो आपका p इक्वल टू e रेज टू 40k का वैल्यू हम यहाँ से यूटिलाइज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो e रेज टू 40k का वैल्यू कितना है, 3/2 है, और ये देखो होल रेज टू यहाँ पर ये 3/2 एज इट इज़ रहेगा, और देखो यहाँ पर है इंटू 40, ठीक है। दिस वे आप मेंशन कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हमें ये मिल रहा है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमें p का वैल्यू चाहिए, हाँ, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 3/2 होल रेज टू 3/2 है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 3/2, दिस आई कैन राइट 3/2 होल रेज टू हाफ, और ये पूरे का पावर में 3 लिख सकता हूँ, और ये इंटू 40 तो एज इट इज़ रहेगा। तो आई थिंक इतना समझा रहेगा आपको। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 3/2 होल रेज टू हाफ है, तो होल रेज टू हाफ रहता है तो उसे हम रूट में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में। सो दिस आई कैन राइट, ये हो जाएगा आपका p इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो हो जाएगा आपका 3/2, और ये होल रेज टू आपका 3 है, एंड इंटू यहाँ पर 40 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू में यहाँ पे 40 लिखता हूँ। सो दिस p इक्वल टू रूट 3/2 क्वेश्चन में दे दिया है वैल्यू 1.2247, तो मैं लिखूँगा 1.2247 का होल क्यूब रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय देखो ये 40 है, तो देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आता है। तो p का वैल्यू कितना हो गया, 1.2247 रेज टू 3, तो 1.2247 रेज टू 3 करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 40 करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा 73482, हाँ 73482। मैंने कैलकुलेशन पहले से किया हुआ है, इसके लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, बट आपको 1.2247 रेज टू 3 निकालना है। आप लॉग टेबल से भी निकाल सकते हो या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और फिर आपको इंटू 40 करना है, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 70,482। सो पॉपुलेशन आफ्टर 60 ईयर्स, 60 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा 73,482। तो हमारा सम ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया n दिया है, 3 आवर्स में डबल होता है, तो कितने आवर्स में वो 4 टाइम्स हो जाएगा इट्स ओरिजिनल नंबर n का। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट x बी द, आप x ले सकते हो, p लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया at any time, let x be the number of bacteria at any time t. Therefore, according to given condition, bacteria increases at the rate proportional to the number of bacteria present. That means what? Rate of change of bacteria with respect to time t is proportional to इट्स प्रेजेंट बैक्टीरिया। तो प्रेजेंट बैक्टीरिया हमने x लिया हुआ है,
तो dx अपॉन dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेजेंट बैक्टीरिया x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू एक्स हो जाएगा, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेट करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस आई कैन राइट, ये हो जाएगा आपका dx, यहाँ पर x है तो उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, अपॉन में हो जाएगा, dt को वहाँ पर शिफ्ट किया तो देखो k इंटू dt हो जाएगा। अब वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया है, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर k इंटू डी टी। तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x और k का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t आएगा, दिस इज k इंटू टी प्लस सी हो जाएगा। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज ये इक्वेशन को यूटिलाइज करके हमें फर्दर सम्स को सॉल्व करना है। अब जो क्वेश्चन में हम इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, तो इनिशियल कंडीशन में हम टाइम ड्यूरेशन t इक्वल 0 लेते हैं। तो आई विल राइट हियर व्हेन प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है, x इक्वल टू आपको n दिया है ना, ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपको n है, हमने जस्ट x को अज्यूम किया था कि इट इज़ द प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया है आपको, n दिया हुआ है, और टाइम ड्यूरेशन ऑलवेज हम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में टाइम ड्यूरेशन t को 0 लेना है। तो व्हेन x इक्वल टू n t इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो दिस विल बी log x का वैल्यू क्या पुट करना है आपको n, एंड दिस इज इक्वल टू k इंटू टी का वैल्यू आपको 0 पुट करना है, और ये प्लस c हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट log n इज इक्वल टू k इंटू 0, 0 हो जाएगा, तो जस्ट आपको c मिलेगा। तो हमें देखो यहाँ से c का वैल्यू मिल गया है log n, ये बाद में हम यूटिलाइज करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एक्चुअली हमें जो कांस्टेंट है c एंड k, उसका वैल्यू अगर मिल जाएगा तो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो c इक्वल टू कितना हो गया, log n। अब मैं दूसरा कंडीशन यहाँ पे चेक करता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया देखो, द ओरिजिनल नंबर n डबल्स इन 3 आवर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू डबल्स इन 3 आवर्स, यानी कितना हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, बिकॉज ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है, n है। तो 3 आवर्स में वो क्या हो जाता है, डबल होता है। तो x इक्वल टू 2n व्हेन t इक्वल टू कितना दिया है, 3 आवर्स। तो x का वैल्यू 2n और t का वैल्यू 3 हम अगेन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 भी लिख दो आप, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये log x के प्लेस पे आपको लिखना है 2n, दिस इज इक्वल टू k इंटू टी का वैल्यू अभी ये 3 है, यानी कि 3k हो जाएगा। फिर प्लस देखो यहाँ पे जहाँ पर c है ना, c के प्लेस पे आप log n लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी log 2n, राइट हैंड साइड में log n है, तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो देखो ये माइनस log n हो जाएगा, और यहाँ पे k इंटू 3, यानी कि आप लिख सकते हो 3k। तो log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा, तो log कॉमन हो जाएगा और ये डिवीजन हो जाएगा, 2n अपॉन देखो यहाँ पर n हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 3k, n कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सो दिस इज log 2 इज इक्वल टू मिल रहा है देखो हमें यहाँ पर 3k मिल रहा है। तो हम यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k यहाँ पर शिफ्ट होगा तो 1/3 हो जाएगा, एंड दिस इज log 2 इज इक्वल टू क्या हो गया देखो आपका ये k का वैल्यू हो गया। और आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा log 2 1/3 मल्टीप्लाइड है ना, तो ये 2k देखो पावर में चला जाएगा, 2⁻1/3 इक्वल टू k, इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। तो मुझे k का वैल्यू भी मिल गया। आपको ध्यान में रखना है कि k का वैल्यू और c का वैल्यू मिलना चाहिए। देखो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया थोड़ा डिफरेंट वे से सॉल्व किया था, वहाँ पे मैंने लॉग को यूटिलाइज ही नहीं किया था। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे भी आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप ये लॉग को कंटिन्यू करके सॉल्व करोगे तो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो जैसा आपको ईजी लगेगा वो मेथड आप प्रैक्टिस करो। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे प्रैक्टिस करो, या तो जो मैं सेकेंड कर रहा हूँ लॉग लेकर के वैसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।
तो k का वैल्यू हो गया log 2⁻⁴। तो इक्वेशन नंबर 3 में k का वैल्यू मिला और इक्वेशन नंबर 2 में हमें c का वैल्यू मिला है। अब हम फाइनल आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 4n, यानी कि कितने आवर्स में 4n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है व्हेन x इज इक्वल टू 4n, क्वेश्चन आपको पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t, टाइम ड्यूरेशन कितना आवर्स होगा। बहुत ही सिंपल है, x का वैल्यू 4n अगेन हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आई विल राइट हियर पुट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं x इक्वल टू 4n इन इक्वेशन नंबर 1, पुट करो तो ये हो जाएगा, देखो आपका log x की जगह आपको लिखना है 4n, दिस इज इक्वल टू k इंटू टी, और ये देखो आपका प्लस c हो गया। अब हमें k और c का वैल्यू तो पता है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा, देखो आपका log 4n एज इट इज़ रहेगा। k का वैल्यू कितना मिला इक्वेशन नंबर 3 में, log 2⁻1/3 मिला है, इनटू t हमें फाइंड आउट करना है, और प्लस c कितना है, देखो यहाँ पे c हमें मिला है इक्वेशन नंबर 2 में log n। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आप log n। तो ये हो जाएगा, देखो आपका log 4n हो जाएगा, प्लस log n को यहाँ पर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस log n, दिस इज इक्वल टू ये t इंटू लॉग ऑफ 2 देखो 1/3 हो जाएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में log का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ 4n डिवाइड बाय देखो n हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू t जो है वो log के पहले इंटू है तो पावर में चला जाएगा वो, तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअली log ऑफ 2⁻1/3 था, t वहाँ पे चला जाएगा तो t/3 हो जाएगा दिस वे। तो ये देखो n कैंसिल हो गया, दोनों साइड log है, कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 देखो ये t/3 हो जाएगा दिस वे। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 देखो यहाँ पर t/3। बोथ साइड का बेस अगर आप कंपेयर करोगे तो बेस इक्वल तो इंडेक्स भी इक्वल होगा, सो दिस यू कैन राइट 2 इज इक्वल टू t/3। सो t इक्वल टू कितना आएगा, 2 3 6, और आवर्स में दिया है आपको टाइम ड्यूरेशन। ये देखो हमारा सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन पूछा था इन हाउ मेनी ईयर्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया n विल बिकम 4n, तो आंसर आएगा इन 6 ईयर्स द ओरिजिनल, तो आंसर आएगा इन 6 आवर द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया n विल बिकम 4n। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिफरेंट टाइप का सम है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया है। जब पॉपुलेशन दिया रहेगा तो ऑलवेज ग्रोथ आता है, बट जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया रहेगा तो एज टाइम पासेस आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका मास जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 देखो क्या लिखा है, बिस्मथ हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज लिखा हुआ है, और सैम्पल ओरिजिनली हैज़ अ मास ऑफ 800 मिलीग्राम दिया है, फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन में लेट x be the mass, let x be the mass of substance, let x be the mass of radioactive substance at any time, लिख दो आप at any time, t हमने अज्यूम किया। let x be the mass of the radioactive substance at any time t, therefore according to given condition ये हो जाएगा आपका देखो dx upon dt will be डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x, ठीक है, प्रेजेंट मास। सो देयरफॉर ये हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस kx आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने माइनस kx क्यों लिखा, बिकॉज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंक्रीज नहीं होगा एज टाइम पासेस, ये डिक्रीज होते जाता है, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन आता है। तो माइनस साइन इंडिकेट दैट देयर इज अ डिक्रीज इन द सब्सटेंस एज टाइम पासेस, ठीक है। और आप मेंशन कर सकते हो वेयर k will be always positive, दिस वे।
तो ये हो गया आपका dx अपॉन dt। अब एक बार आपको dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस के एक्स मिल गया तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से मिल गया है। अब मैं वेरिएबल सेपरेट करूँगा तो आई कैन राइट हियर, ये हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन x यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू dt को वहाँ पर भेज दो तो माइनस के इंटू देखो dt हो जाएगा। तो वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया, और एक बार वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखो इंटीग्रेटिंग, ये हो जाएगा आपका बोथ साइड। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ही रखो, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा k इंटू डी टी। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log x हो जाएगा, माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, k का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा के टी प्लस c हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, या इसे आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो लॉगरिदम का डेफिनेशन यूज़ करके, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर देखो बेस e है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ई रेज टू, दिस विल बी माइनस के टी प्लस सी, पूरा आपका पावर में चला जाएगा बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम। सो आफ्टर दैट ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, पावर को स्प्लिट कर दो, सो दिस इज ई रेज टू माइनस के टी इंटू देखो ई रेज टू सी हो जाएगा आपका। सो दिस विल बी x इक्वल टू ई रेज टू माइनस के टी इंटू ई रेज टू सी को मैं कुछ अनदर कांस्टेंट a ले लेता हूँ। हाँ, वेयर यू कैन मेंशन हियर वेयर ई रेज टू सी इक्वल टू a हमने अज्यूम कर लिया। तो एक्चुअली हमें क्या मिल गया यहाँ से, x इक्वल टू a इंटू ई रेज टू देखो माइनस के टी, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन को यूटिलाइज करके हम जो है फर्दर सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, आपको पता है कि हम इनिशियल टाइम ऑलवेज 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अ सैम्पल ओरिजिनली हैज़ अ मास ऑफ 800 मिलीग्राम्स। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है व्हेन x इज इक्वल टू 800 आपको दिया है। तो इनिशियल कंडीशन में हम टाइम ड्यूरेशन ऑलवेज 0 लेते हैं। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 ओरिजिनल मास ऑफ द सब्सटेंस इज 800 मिलीग्राम। तो x का वैल्यू 800 और t का वैल्यू 0 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो x का वैल्यू आप यहाँ पर 800 पुट कर दो, सो दिस इज इक्वल टू, a तो एज इट इज़ रहेगा, एंड दिस इज ई रेज टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ही। सो दिस विल बी 800 इज इक्वल टू a आएगा, बिकॉज e रेज टू माइनस के इंटू 0, तो e रेज टू 0 इज़ 1, सो 800 इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज बाद में हमें a का वैल्यू यूटिलाइज करना है फाइनल आंसर निकालने के लिए। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, बिस्मथ हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 5 days, दैट मीन्स व्हाट, व्हेन t इज इक्वल टू 5, टाइम ड्यूरेशन 5 रहेगा, तो इसका जो मास है ओरिजिनल मास कितना है 800 मिलीग्राम्स है। तो आफ्टर 5 days कितना हो जाएगा, वो डिक्रीज़ होकर के वो उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 800 का हाफ करेंगे तो वो 400 मिलीग्राम्स हो जाएगा। तो व्हेन t इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो आपका 800 डिवाइड बाई 2 यानी कि 400 मिलीग्राम्स हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे मेंशन किया है हाफ लाइफ इन 5 days दिया हुआ है। तो अब t का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 400 मैं अगेन कहाँ पर पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो x का वैल्यू मुझे कितना पुट करना है, देखो यहाँ पर अभी 400, दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। a का वैल्यू कितना है 800, तो राइट हियर 800 इंटू देखो यहाँ पर e रेज टू माइनस के t का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो दिस इज पावर में माइनस के इंटू 5 आएगा। 800 को यहाँ पे शिफ्ट करो, सो दिस इज 400 डिवाइड बाई 800 इज इक्वल टू ई रेज टू देखो ये माइनस 5 के आएगा, कैंसिल कर दो इसको, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 5 के। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज यहाँ से हम k का वैल्यू यूटिलाइज करेंगे फर्दर सम्स को सॉल्व करने में।
अब लास्ट आपका जो स्टेप आता है, जो क्वेश्चन आपको पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन t इज इक्वल टू 30 डेज व्हाट विल बी द मास रिमेनिंग, यानी कि आपको x का वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है। तो t का वैल्यू 30 हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या आएगा, x तो अपने को फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू a का वैल्यू, a के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू हमें कितना मिला है 800 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो लिख दो आप यहाँ पर 800 और उसके बाद देखो मल्टीप्लाइड बाय है e रेज टू माइनस k इंटू टी का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू 30 है, तो k इंटू देखो ये 30 हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट x इज इक्वल टू 800 इंटू e रेज टू माइनस देखो ये 30k लिख सकते हैं हम लोग। बट e रेज टू माइनस 30k का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 को यूटिलाइज कर सकते हैं, e रेज टू माइनस 5k का वैल्यू। तो मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखो कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू माइनस 30k को मैं e रेज टू माइनस 5k और देखो मैं होल रेज टू 6 भी तो लिख सकता हूँ, सेम थिंग आएगा ना, बिकॉज माइनस 5k इंटू 6 क्या, तो वही आएगा आपका माइनस 30k ही आपको मिलने वाला है, सेम थिंग। तो देखो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा। सो दिस विल बी x इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू माइनस 5k फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 कितना है, हाफ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाफ और ये होल रेज टू 6 रहेगा। कहाँ से मिला ये, e रेज टू माइनस 5k का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से मिला, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हमें ये मिला है। तो देखते कितना आएगा, x इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड बाय हाफ रेज टू 6, 2 रेज टू 6 कितना हो जाएगा, 2 रेज टू 5 32 होता है, तो 2 रेज टू 6 करेंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 रेज टू 6 देखो 64 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, इसे आप डिवाइड कर सकते हो, 8 से कैंसिल होगा, तो 8 1 ज़ा देखो 100 डिवाइड बाय 8 8 ज़ा 64, तो कितना हो जाएगा ये, अगेन देखो ये 4 से रिड्यूस हो सकता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2, तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर 4 2 ज़ा तो 8 हो जाएगा, तो 25/2 यू विल गेट x इज इक्वल टू 12.5 मिलीग्राम। ये आपका देखो फाइनल आंसर आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन था फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। तो आप फाइनल आंसर लिखोगे देयरफॉर मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज इज 12.5 मिलीग्राम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिस्टमेटिकली अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, सेम कॉन्सेप्ट से। तो एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन देगा आप उसका सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हो। एंड बोर्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम ये टाइप का क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क के लिए पूछता है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स को नहीं पूछेंगे ये, बिकॉज थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो 4 मार्क्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको बोर्ड एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.6 से रिलेटेड हमने सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कुछ और सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां पर आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाला है। मैं आपको सिखाने वाला हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।